अध्याय 86 प्रथम राजकुमार का दृढ़ संकल्प। एक सुंदर युवक, जिसके बाल थोड़े लंबे और सुनहरे थे और सूर्य की रोशनी की तरह चमक रहे थे, कमरे के अंदर आते समय उसने एक कृपालु वातावरण का अनुभव किया और राजकुमारी सोफिया के ठीक बगल में रुक गया। अरे भाई, क्या तुमने अपने बालों में कुछ किया है? सोफिया ने पूछा। अगर उसे ठीक से याद है तो वह थोड़ी उलझन में थी, क्योंकि उसके पिता की तरह उसके बाल भी लंबे और कैरेमल रंग के थे, लेकिन उसके सुनहरे बाल अब पहले जैसे नहीं दिखते थे। फुमू, मैंने अपना रूप बदलने का निर्णय लिया है। क्या इससे मेरा पहले से ही सुंदर चेहरा और भी अधिक निखर कर नहीं आएगा? उसने सोफिया की ओर देखते हुए पूछा। उसके स्वर में छिपी दृढ़ता को भांपकर वह केवल हल्के से सिर हिला सकी। फिर उसने अपनी दृष्टि अपने पिता की ओर घुमाई, जो सिंहासन पर बैठे थे। पिताजी, हमारे राज्य में आने वाली वस्तुओं के संचलन में समस्या आ रही है। अलबत्ता राज्य ने अब हमसे संबंध तोड़ लिए हैं। हमें हाल ही में पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल रही है। उद्धरण चिन्ह। सच में, मैं भी इसके बारे में चिंतित हूँ। अल्बर्टा और ज़ेस्ट्रल साम्राज्य के बीच युद्ध होने वाला है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि हमें अल्बर्टा के राजा से जल्द ही मुलाकात हो पाएगी। राजा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। अल्बर्टा और ज़ेस्ट्रल साम्राज्य के बीच संघर्ष का असर सिर्फ वतनबे साम्राज्य पर ही नहीं पड़ा था, बल्कि बाकी सभी छोटे देश भी इसी समस्या से जूझ रहे थे। अल्बर्टा साम्राज्य महाद्वीप का सबसे बड़ा और अधिक उन्नत साम्राज्य है, जिसका अर्थ है कि उनकी अधिकतर आपूर्ति सीधे उसी देश से आती थी। इसके प्रभाव से अधिकांश व्यापारी हमेशा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने का प्रयास करते थे और राज्य में सबसे बड़ी व्यापारिक कंपनी थी। राज्य आमतौर पर पूर्ण सामंजस्य के साथ काम करता था और प्रत्येक देश के साथ अपने माल का व्यापार करता था तथा प्रत्येक देश को हर साल वस्तुओं का भंडारण करने की अनुमति देता था। उदाहरण के लिए, अल्बर्टा राज्य के एक बड़े जंगल से घिरे होने का मतलब था कि उनके पास जंगल से प्रचुर मात्रा में फल और अन्य सामान उपलब्ध थे। यद्यपि अल्बानियाई राज्य अधिकांशतः एक बड़ी झील से घिरा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि इसमें समुद्री भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तथापि दोनों राष्ट्र आमतौर पर एक दूसरे की सहायता करने के लिए एक साथ काम करते थे और अपनी अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करते थे। वातानाबे राज्य के पास मांस का प्रचुर भंडार है, जिसकी आपूर्ति अल्बानियाई राज्य को साप्ताहिक रूप से की जाती है, लेकिन युद्ध के कारण इस समय उनके देशों के बीच आपूर्ति का व्यापार करना कठिन होगा। हालांकि यह नहीं बताया गया कि युद्ध कब और कहां होगा, लेकिन कोई भी ऐसे संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता था। यही कारण है कि इतने सारे लोग गोलीबारी में हताहत होने से बचने के लिए इधर उधर पलायन कर रहे हैं। राजा अपनी दाढ़ी वाली ठोड़ी को असहजता से खुजलाते हुए सोचता है कि इस दुविधा से कैसे निकला जाए। आपूर्ति ही एकमात्र समस्या नहीं थी। यदि अल्बर्टा राज्य हार जाता है तो ज़ेस्ट्रल राज्य निश्चित रूप से अपने देश की ओर झुकेगा। आप क्यों पूछ रहे हैं? वजह साफ है, अल्बानियाई साम्राज्य इस महाद्वीप पर दूसरा सबसे बड़ा सैन्य बल है। ज़ेस्ट्रल के राजा की अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने और मजबूत पर हमला करने की बुरी आदत थी। बेशक वह कमजोर को कुचलना भी पसंद करता था, लेकिन अल्बानियाई राज्य भी अल्बर्टा का निकटतम राज्य है। वातानाबे को अपनी अधिकांश सैन्य शक्ति अल्बर्टा से प्राप्त होती है। उन्होंने नहीं सोचा था कि अभिमानी राजा उनके पीछे जाने में अपना समय बर्बाद करेगा। ऐसा लगता है कि जब मैं दूर था तो चीजें परेशानी भरी हो गईं। राजा अपने सिंहासन पर पीठ टिकाकर विलाप करने लगा। सोफिया ने भी आह भरी। वह भयानक पूर्वाभास जो उसे महसूस हुआ था, अब भी उसे परेशान कर रहा था, लेकिन चाहे वह कुछ भी सोचे, वह इसका कारण समझ नहीं पा रही थी। क्या यह अल्बर्टा साम्राज्य और ज़ेस्ट्रल साम्राज्य के बीच संघर्ष के कारण है, या यह महान नायकों के अचानक बुलाए जाने के कारण है? उसने एक बार फिर आह भरी, मानो अपने शरीर में जमा तनाव को बाहर निकालना चाह रही हो। ज़ेस्ट्रल साम्राज्य युद्ध के दौरान अपने नायक का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो अल्बर्टा साम्राज्य भी ऐसा ही कर सकता है। अमानवीय स्तर की शक्तियों वाले दो नायकों के बीच टकराव बेहद भयावह लगता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सोचकर ही सोफिया का चेहरा पीला पड़ गया। वतनबे के नायक ने अग्नि का प्रयोग किया और अल्बर्टा के नायक ने वायु का प्रयोग किया। यदि मैं गलत नहीं हूं तो हमारे देश के नायक के पास जल तत्व होना चाहिए। ज़ेस्ट्रल राज्य के नायक को पृथ्वी को अपने तत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए। चाहे किसी भी पक्ष को लाभ हो, परिणाम विनाशकारी ही होगा, चाहे वह इसे किसी भी दृष्टिकोण से देखे। किसी भी हालत में अगर अल्बर्टा राज्य हार जाता है तो मैं शूरवीरों को चौकन्ना रहने का आदेश दूंगा। हालांकि हमारी जीत की संभावना कम है, फिर भी मैं अपने सम्मान की बाजी लगाकर इस राज्य की रक्षा जरूर करूंगा। पहले राजकुमार ने आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहा। सोफिया की बैंगनी आंखें गहरी हो गई और वह अचंभित होकर अपने भाई को देखने लगी।
अरे, ये तो अजीब है, क्या वह वही काय व्यक्ति है? सोफिया ने अपने भाई को शक भरी नजरों से देखा। उसकी जानकारी के अनुसार वह हमेशा से ही एक डरपोक इंसान था जो खतरे की पहली झलक पाते ही भाग जाता था। एक बार जब उसे पता चल जाता था कि वह किसी विरोधी से मुकाबला नहीं कर सकता, तो वह हमेशा शांतचित्त होकर हार मान लेता था। वह एक बिगड़ा हुआ और घमंडी आदमी था जो हमेशा यही उम्मीद करता था कि उसे जो चाहिए वो मिल जाए, लेकिन अब उसके सामने जो इंसान था, वह उसकी यादों से बिल्कुल अलग था। इसलिए वह सोच में पड़ गई कि क्या वह सचमुच उसका भाई है या कोई दयालु व्यक्ति। सोफिया के चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव देखकर राजा ने अपना मुंह खोलने से पहले हंसी उड़ाई। ये छोटा लड़का तुरंत बुलाए गए नायक के प्यार में पड़ गया और उसने उसी समय उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। हालांकि उसे हीरो द्वारा तुरंत अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वह उसकी पसंद का नहीं था, और उसने कुछ अन्य बातें भी कही जिन्हें मैं खुलकर नहीं कहूंगी, इसलिए उसने उसके पसंद के अनुरूप अपना रूप बदलने का निर्णय लिया। राजा ने मजाक में समझाया। उसे अच्छी तरह याद है कि जब उसने पहली बार सुनहरे बालों वाले आदमी को अपने दरवाजे पर दस्तक देते देखा था, तो वह इतना चौंक गया था कि उसने वहीं गार्ड्स चिल्लाया था। इस तरह ये किसी टीवी ड्रामा जैसा बन गया, जिसमें एक पिता अपने ही बेटे को घुसपैठिया समझकर उसे नाइट कैप्टन के पास पूछताछ के लिए भेज देता है। अपने पिता के चेहरे पर थका हुआ भाव देखकर सोफिया ने इस मामले के बारे में और अधिक जानकारी न लेने का निर्णय लिया। मैं समझता हूँ, अगर बड़े भाई को हीरो पर तुरंत ही विश्वास हो गया, तो वह देखने में बहुत सुंदर होगी, है ना? सोफिया ने उसकी प्रतिक्रिया देखते हुए पूछा। हाँ, उसकी सुंदरता सचमुच अद्भुत थी। मैं तो ये कहूँगा कि वह वतनवे साम्राज्य की प्रसिद्ध सुंदरी प्रथम राजकुमारी हिनाता से भी अधिक सुंदर थी। पहले राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा। उसका जवाब सुनकर सोफिया ने उत्सुकता से भौहें चढ़ाईं। ओह, क्या इसका मतलब यह है कि अब आपको राजकुमारी हिनाता में कोई दिलचस्पी नहीं है? सोफिया ने उत्सुकता से पूछा। उसे याद आया कि वह पहली राजकुमारी पर कितना मोहित था, इसलिए उसे किसी अन्य महिला के बारे में इतनी भावुक बातें करते हुए सुनकर आश्चर्य हुआ। खैर, ऐसा नहीं है कि मुझे अब उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अब भी उसे अपनी औरत बनाऊंगा, लेकिन हीरो का दिल जीतना सबसे पहले आता है। चूंकि यह राज्य के लिए महत्वपूर्ण है, शाही परिवार की वंशावली में हीरो को जोड़ना हमारे देश के विकास के लिए जरूरी है। मुझे यकीन है कि दूसरे राज्य भी यही सोच रहे होंगे। पहले राजकुमार ने अपना इरादा समझाया। प्रथम राजकुमार के रूप में मेरे अपने प्रभाव और प्रथम राजकुमारी के रूप में हिनाता के प्रभाव तथा नायकों के प्रभाव के साथ इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारा राष्ट्र और भी अधिक समृद्ध होगा। एक बार जब ये बूढ़ा व्यक्ति जल्दी से मर जाएगा, तो मुझे आधिकारिक तौर पर राजा घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार मेरे अपने प्रभाव का और विस्तार होगा। सोफिया और राजा को पता नहीं था, लेकिन पहले राजकुमार की नज़र एक और भी बड़े लक्ष्य पर थी, जो एक दिन पूरे महाद्वीप में एक ट्रिमर भेजेगा। लेकिन यह एक दूसरी कहानी है। फुगू, तो तुम नायक के साथ अपने रिश्ते का इस्तेमाल हमारे देश का प्रभाव बढ़ाने के लिए करोगी। बुरा विचार नहीं है। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि नायक को इस तरह के रिश्ते के लिए मजबूर करना अच्छा विचार है। लेकिन अगर तुम नायक को अपने प्यार में डाल सको और शादी के लिए राजी कर सको, तो मैं तहे दिल से इसका स्वागत करूंगी। राजा ने प्रसन्न स्वर में अपना भाषण देते हुए कहा। समझ सकता हूँ कि यह राज्य के लिए है, लेकिन अगर यही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा है तो क्या आपका रिश्ता उथला नहीं होगा? सोफिया ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भी एक महिला थी, लेकिन एक पुरुष द्वारा एक महिला के दिल के साथ खेलने का विचार उसे बहुत ही घृणित लगा, क्योंकि उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जब राजकुमार को अपनी बहन की ओर से ठंडी निगाहें महसूस हुई तो वह सिहर उठा और जल्दी से अपने आप को समझाया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बहन, भले ही यही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा हो, मैं अब भी उन दोनों से प्यार करूंगी, और निश्चित रूप से नायक की शक्ति और मेरे साथ स्मार्ट और प्रतिभाशाली पहली राजकुमारी के साथ हमारा राज्य जल्द ही इस महाद्वीप पर सबसे अधिक शक्ति रखने वाला राज्य बन जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर सोफिया ने फिर आह भरी। वह निश्चित रूप से आश्वस्त लग रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए क्या आपको कम से कम उन दोनों को अपने प्यार में नहीं डालना चाहिए था? सोफिया ने सोचा। चालाक हिनाता वतनवे के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह उसकी मूर्खतापूर्ण योजनाओं को न देख पाए। इस लिहाज से ऐसा नहीं लगता कि राजा को उससे कोई खास उम्मीदें थीं। शायद वह भी सोफिया की तरह सोचता था। हालांकि वह अपनी मुस्कुराहट से इसे अच्छी तरह छिपा लेता है। इसके अलावा क्या आपको वातानाबे रॉयल अकादमी में पढ़ाई के दौरान कुछ पता चला? नहीं,
मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्षमा करें। जब मैं वहां था तो मुझे ज्यादा स्वतंत्रता नहीं मिली थी और मैं केवल सीमित समय के लिए ही शाही महल में रह सकता था। ऐसा भी नहीं लगता था कि वे अपने बुलाए गए नायक के बारे में जानकारी राज्य के पदानुक्रम के अलावा किसी और के साथ साझा करने के लिए तैयार थे। सोफिया ने समझाया, मैं समझ गया, बात तो सही है। मूल्यवान जानकारी का बाहरी स्रोतों से लीक होना प्रत्येक राष्ट्र के लिए प्रतिकूल था, इसीलिए किसी भी बुरी या अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं जो राजा या शाही परिवार को खतरे में डाल सकते हैं। राजा को इससे कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि यदि वह उनकी जगह होता और बाहरी लोग उसके राज्य की स्थिति के बारे में सुनते तो उसे भी परेशानी होती। उद्धरण चिन्ह। लेकिन एक अन्य मामले में जब मैं शाही अकादमी में पढ़ता था तो वहाँ एक नया छात्र था जो अचानक वहाँ स्थानांतरित हो गया था। राजकुमारी स्कारलेट के अनुसार वह शाही परिवार का एक रिश्तेदार था जो अब तक विदेश में रह रहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि शाही परिवार के बाहर कोई अन्य सदस्य हो और वह भी बहुत शक्तिशाली। मैंने भी कभी नहीं सुना कि उस परिवार के केवल शाही परिवार के सदस्य ही हों और बाकी लोग अलबत्ता किंगडम के अंदर रह रहे हों। क्या वह वहां से हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता कि वह अपने गृहनगर का खुलासा करना चाहते थे। मैं समझता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि उस छोटे लोमड़ी जैसे राजा से आप क्या छिपा रहे हैं। एएन, इसे पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई त्रुटि दिखे तो कृपया मुझे बताएं। अध्याय 87 नायक क्या है? चर्चा के बाद सोफिया बालकनी की ओर चली गई, जहां इस समय हीरो के होने की बात कही जा रही है। यद्यपि वह कुछ शोध करना चाहती थी, लेकिन अल्बानियाई राज्य की राजकुमारी होने के नाते यह उसका कर्तव्य था कि वह उस महान नायक का अभिवादन करे जिसे उसके राज्य की पूजी जाने वाली देवी एक्वा ने बुलाया था। वह तेजी से महल के लंबे गलियारे से होते हुए सीधे उस दरवाजे की ओर बढ़ी जो महल के बगीचे के ऊपर स्थित बालकनी से जुड़ा था। सोफिया ने अपनी बैंगनी आंखें सिकोड़ ली जैसे ही उसकी पुतलियों से चमकती हुई चमकदार धूप की किरणें उसकी आंखों में पड़ रही थी। उसने अपने आसपास का नज़ारा देखते हुए अपना पारदर्शी चश्मा ठीक किया। वहां बालकनी के किनारे पर एक छतरी के नीचे मोती जैसी सफ़ेद त्वचा वाली एक महिला बैठी थी, जो 16 या 17 साल की लग रही थी। उसके कमर तक लंबे चमकदार काले बाल थे, जो एक लाल रिबन से बंधे थे। वह चाय की चुस्कियां ले रही थी। उसकी आंखें तारों रहित रात के आकाश की तरह गहरी थीं, और उसके कपड़े ऐसे थे जो इस दुनिया के नहीं थे। वह सुंदर शब्द का साकार रूप थी। उसके पीछे कुछ मीटर की दूरी पर 2 शूरवीर पहरेदार के रूप में खड़े थे। जब उन्होंने राजकुमारी सोफिया की उपस्थिति देखी तो दोनों ने गहरी श्रद्धा दिखाते हुए अपना सिर झुका लिया। काले बालों वाली महिला को भी सोफिया की उपस्थिति का एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसकी काली आंखें उसकी ओर सावधानी से देख रही थीं। ये देखकर कि सोफिया धीरे धीरे एक बेफिक्र चाल के साथ काले बालों वाली महिला की ओर चली गई। नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं इस देश की राजकुमारी सोफिया अल्बानियाई हूँ। सोफिया ने काले बालों वाली महिला की ओर सिर झुकाते हुए कहा। राजकुमारी का परिचय सुनकर काले बालों वाली महिला की घबराहट थोड़ी कम हो गई। आपसे मिलकर खुशी हुई राजकुमारी, मैं कात्सुमी आयुची हूँ। कात्सुमी ने झुककर अपना परिचय दिया। वह जापान के एक बहुत ही प्रभावशाली परिवार से थी, इसलिए उसे पहले से ही ऐसी औपचारिकताओं की आदत थी। सोफिया ने अपने परिचय से एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई और अपना मुंह खोल दिया। क्या आपको कोई आपत्ति है अगर मैं यहाँ बैठूं? ओह, बिल्कुल नहीं, कृपया आगे बढ़ें। कात्सुमी ने खाली सीट की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। तो फिर कृपया मुझे क्षमा करें। सोफिया कात्सुमी के विपरीत दिशा में बैठी थी। अब वे एक दूसरे के सामने बैठे थे। कात्सुमी ने तुरंत धातु के बर्तन से काली चाय सोफिया के लिए चाय के कप में डाल दी। हवा में एक सुखद सुगंध फैल गई जिससे एक अच्छा वातावरण बन गया। सोफिया चाय की खुशबू में सांस लेती है और कात्सुमी के कौशल की प्रशंसा करती है। जिस तरह से वह अपने हाथ को हिलाती है वह सुंदर और आकर्षक है। कम से कम सोफिया को ये स्पष्ट हो गया कि कात्सुमी इस तरह के कामों के लिए अपने हाथ का उपयोग करने की आदी है। मुझे कहना होगा कि आपकी चाय बनाने की कला सचमुच बहुत बढ़िया है, सोफिया ने टिप्पणी की। ओह, यह अच्छा। घर पर मेरी एक दोस्त है जो मुझे हमेशा चाय पर बुलाती है, इसलिए मैंने उसके साथ चाय पीकर यह हुनर सीखा। कात्सुमी ने बेपरवाही से जवाब दिया। हालांकि एक पल के लिए घर का जिक्र आते ही उसकी आंखें नम हो गईं। हालांकि यह क्षणिक था, सोफिया की तेज नजरों ने उसे देख लिया था। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ऐसा है, चलो पीना शुरू करने से पहले इसे ठंडा होने का समय दें। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, समझ गया। इस बीच
क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो? कृपया पूछो, सोफिया ने उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाते हुए कहा। उसका सुझाव सुनकर कात्सुमी ने अपना दाहिना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और आंखें बंद करके सोच में डूबी गुनगुनाई, फिर उन्हें फिर से खोल लिया। ऐसी स्थिति में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया और वास्तव में मुझे किसने बुलाया? हालांकि उसके पास और भी सवाल थे, फिर भी उसने वही सवाल चुने जिनके बारे में वह उस समय ज्यादा उत्सुक थी। समझाने से पहले सोफिया अपनी कुर्सी पर ज्यादा आरामदायक स्थिति में पीछे झुक गई। आपको जल की देवी एक्वा की शक्ति से यहाँ बुलाया गया था। आपको क्यों बुलाया गया था, इसका उत्तर तो हम भी नहीं जानते। नायक की वापसी हमारे लिए भी थोड़ी अप्रत्याशित थी, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सभी को किसी उद्देश्य से यहाँ भेजा गया था। क्या आपने अभी हम कहा? तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति नहीं हूँ जिसे यहाँ बुलाया गया है? कात्सुमी ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने पहले सोचा था कि केवल एक ही नायक को बुलाया गया है, लेकिन जाहिर है कि अन्य भी थे। अरे, तुम्हें तो ये भी नहीं बताया गया, क्या मेरे भाई ने तुम्हें कुछ नहीं समझाया? सोफिया ने हताश होकर आह भरते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। वह आदमी जब कोई सुंदर चेहरा देखता है तो वह अपना मुख्य उद्देश्य भूलकर पूरी तरह खो जाता है। यदि आपका मतलब उस परेशान करने वाले राजकुमार से है तो नहीं, उस आदमी से मुझे केवल एक प्रस्ताव ही मिला था। कात्सुमी ने चिढ़कर कहा। उसे पहले राजकुमार के साथ अपनी मुलाकात साफ साफ याद आ रही थी, जबकि उसकी सजी धजी भौहें सिकुड़कर त्योरियां चढ़ गई थी। सोफिया कत्सुगी के शब्दों से आ रही कड़वाहट से केवल सूखी हंसी ही हंस सकी। कृपया मुझे समझाने की अनुमति दें। उद्धरण चिन्ह। सोफिया ने अपना गला साफ किया और अपनी मुद्रा सीधी की। इस दुनिया में 4 तत्व देवियां हैं और उनमें से प्रत्येक ने अपने तत्व पर शासन किया है। अग्नि की देवी का नाम इतना है, पृथ्वी की देवी का नाम गया है, वायु की देवी का नाम हेरा है, और अंत में जिस देवी ने आपको बुलाया है उसका नाम एक्वा है। वे देवता हैं जिन्होंने इस दुनिया पर शासन किया और वे ही हैं जिन्होंने आपको नायकों के रूप में बुलाया है। सोफिया ने समझाया। प्रत्येक राज्य एक तत्व देवी की पूजा करता है, क्योंकि हम जल की नायक देवी एक्वा की पूजा करते हैं, जिन्हें हमारे पास बुलाया गया था, जबकि अन्य राज्य संभवतः अपने अपने देवी के नायक को प्राप्त करेंगे। उसने जारी रखा। मैं समझ गया। तो क्या मैं यह मान सकता हूँ कि यह पहली बार नहीं है जब किसी नायक को इस दुनिया में बुलाया गया हो? कात्सुमी ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, आखिरी बार किसी नायक को इस दुनिया में 3 शताब्दियों पहले एक महान युद्ध के दौरान बुलाया गया था। सोफिया ने अपनी चाय का कप उठाते हुए शालीनता से समझाया। कात्सुमी ने अपने दिमाग में अभी अभी आई जानकारी पर विचार करते हुए चुप्पी साधे रखी। 3 शताब्दियों पहले और एक महान युद्ध के दौरान, क्या ये भी कारण हो सकता है कि हमें यहाँ बुलाया गया था? नहीं, इस समय किसी भी प्रकार का युद्ध या तात्कालिकता नहीं दिखती। राजकुमारी भी किसी बात से उत्तेजित या परेशान नहीं दिखती, तो फिर क्यों? इसे छोड़ो, इस समय इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर वह देवी वह आवाज थी जो मैंने यहाँ आने से पहले सुनी थी, तो शायद वह मुझे वापस भी भेज सकती है। लेकिन अगर नहीं तो मुझे लगता है कि मुझे अपना बाकी जीवन यहीं बिताना होगा। कात्सुमी ने सोचा, भले ही उसे उसके घर से अनुचित तरीके से अगवा कर लिया गया था, फिर भी उसका मन साफ था। कम से कम वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जो आवेग में आकर कोई अनुचित निर्णय ले ले। अब उसके पास जानकारी की कमी है। यदि वह सब कुछ कर सके जो देवी एक्वा उससे करवाना चाहती है, तो शायद वह उसे घर वापस जाने की अनुमति दे देंगी, लेकिन तब तक उसे इस राज्य का नायक बनना होगा। अरे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में हीरो क्या होता है? उद्धरण चिन्ह। कात्सुमी ने पूछा। सोफिया अपने छोटे बैंगनी बालों से खेलते हुए कात्सुमी को असमंजस से देख रही थी। नायक क्या है? क्या यह स्पष्ट प्रश्न नहीं है? सोफिया ने सोचा, लेकिन उसने वह उत्तर देने का निर्णय लिया जो उसके लिए स्वाभाविक था। आपने पूछा, हीरो क्या है? ... खैर, एक नायक का अर्थ कई चीजें हो सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। लेकिन मेरे लिए नायक एक दयालु और महान व्यक्ति है जो दूसरों के लिए अच्छा करता है। सोफिया ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया। दूसरों के लिए अच्छा करो? आपकी परिभाषा गलत नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर यहाँ ऐसे नायक बुलाए जाएं जो अपनी शक्तियों का उपयोग बुराई के लिए करें? कात्सुमी ने उन बैंगनी आंखों में सीधे देखते हुए पूछा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। काली चाय की खुशबू ही इस माहौल में मौजूद एकमात्र विरोधाभासी चीज थी। कुछ क्षण की खामोशी के बाद सोफिया ने सबसे पहले अपना मुंह खोला। तो फिर वे लोग वास्तव में नायक नहीं हैं, है ना?
किसी के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग केवल कमजोर लोगों को शिकार बनाने के लिए करना केवल कचरा ही कहा जा सकता है। सोफिया ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में थोड़ी ठंडक थी, जिसने कात्सुमी को आश्चर्यचकित कर दिया। सोफिया के दयालु वातावरण को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ऐसी व्यक्ति है जो इस स्तर की ठंडक दिखा सकती है। किसी भी मामले में ऐसा नहीं है कि हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि लेडी कात्सुमी उस तरह की व्यक्ति नहीं है ना? बेशक नहीं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं आपके राज्य का नायक होने की आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा या नहीं। कात्सुमी ने झुकी हुई निगाहों से कहा। उसकी आंखों में एक पतला जापानी स्टाइल का कटाना झलक रहा था जो एक काले म्यान में बंधा हुआ था। जब से वह इस दुनिया में आए हैं, उसे इस कटाना से एक जुड़ाव महसूस हो रहा है। ओह, कृपया इस मामले को लेकर चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, सोफिया ने आत्मविश्वास से कहा। ओह, तुम्हें ऐसा लगता है? राजकुमारी सोफिया के शब्दों के विपरीत कात्सुमी के चेहरे पर संदेहपूर्ण भाव था। वह स्वयं को दूसरों को बचाते हुए कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे अभी भी यह विश्वास करना कठिन लग रहा था कि वह वास्तव में किसी दूसरी दुनिया में है। उसकी उम्र की एक सामान्य महिला घबरा जाती, लेकिन न जाने क्यों उसका मन शांत और एकाग्र था। शायद कहीं न कहीं उसने अपने दिल में अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लिया था। बहुत अच्छा, मैं नायक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, कात्सुमी ने शांत स्वर में कहा। मैं समझ गया कि हम आपके साथ खुश हैं, लेडी कात्सुमी। जब भी आपको किसी से बात करनी हो तो कृपया मेरे पास आएं। ठीक है। चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान बिखेरते हुए सोफिया ने अपना हाथ कात्सुमी की ओर बढ़ाया। कात्सुमी ने एक मंद मुस्कान के साथ उसका हाथ स्वीकार कर लिया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह राजकुमारी सोफिया की ओर से आ रही ईमानदारी को महसूस कर सकती थी, इसलिए उसने उसके प्रति इतनी जल्दी अपने मन की बात कह दी। इस बीच दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे। बालकनी के प्रवेश द्वार से किसी की परछाई चुपके से उन्हें देख रही थी। उस व्यक्ति के बाल सुनहरे थे और उसने सुनहरा वस्त्र पहन रखा था। वह राज्य का पहला राजकुमार था। कात्सुमी की मुस्कुराहट देखकर राजकुमार एक क्षण के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। जब बालकनी में चमकती धूप के नीचे कात्सुमी की आकृति का सुंदर दृश्य दिखाई दिया, जिससे उसकी गर्माहट भरपूर हो गई थी। मैं कसम खाता हूँ कि तुम मेरी हो जाओगी, वह धीरे से बुदबुदाया। अध्याय 88 प्रथम खोज। बादलों से घिरे आसमान में उड़ते हुए एक सुहानी हल्की हवा मेरे गालों को छू रही है। नीचे हरियाली का एक लंबा जंगल फैला हुआ है। बड़े बड़े पक्षी मेरे सिर के ऊपर से उड़ते हुए दक्षिणी आसमान की ओर जा रहे हैं। मेरे दाहिनी ओर आलिया थी जो हवा में अपने शरीर को घेरकर शान से उड़ रही थी। उसके लंबे हरे बाल शान से लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने चारों ओर एक हवा अवरोधक बना रखा था, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे हवा के दबाव से कोई परेशानी हो रही थी। मेरे बाईं ओर निकिता थी जो बिजली की तरह शोर मचाते हुए अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रही थी। उसके चांदी जैसे बाल उसकी पीठ के पीछे बिखरे हुए लहरा रहे थे। हम 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए देखी जंगल के उत्तरी भाग की ओर एक सुदूर गांव की ओर बढ़े, जो कि भूतों के एक समूह से परेशान था। मैं इसे पहले से ही देख सकता हूँ, आलिया ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उसकी बातें सुनकर निकिता ने अपनी लाल आंखें नीचे जंगल की ओर सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में एक पुराना गांव दिखाई दिया जिसके चारों ओर जंग लगी लोहे की बाड़ लगी थी। गांव की चौड़ाई को देखते हुए यह शायद 300 सेमी थी। ऐसा नहीं लगता था कि गांव में बहुत अधिक आबादी है। मास्टर जी, उन मैदानों को देखिए, निकिता ने फसल के खेत की ओर इशारा करते हुए कहा। मैंने अपना सिर उस तरफ घुमाया जहां वो इशारा कर रही थी, और वहां फटे हुए कपड़ों वाले, हाथों में भाले लिए कई हरे मानव जैसे जीव दिखाई दे रहे थे, जो फसलों को बर्बाद कर रहे थे। वे खेत में मिट्टी खोद रहे थे और सब्जियां तोड़ रहे थे। ग्रामीणों ने उन्हें भगाने की कोशिश की, जिनमें से अधिकांश पुरुषों ने अपने हाथों में रेक और फावड़ा लेकर उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ हो गए, क्योंकि एक भूत ने अपने हाथ से भाला फेंका और आसानी से एक बुजुर्ग व्यक्ति के कंधे में घुस गया। वह आदमी दर्द से तड़प रहा था और अपने कंधे से भाला निकालने की कोशिश कर रहा था। आसमान से ये सब होते देख मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। लगता है कि हालात वाकई खराब हैं। हालांकि गॉब्लिन कमजोर राक्षस हैं, लेकिन बड़े समूहों में उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए, आलिया ने मेरी तरफ से टिप्पणी की। मैंने आदेश देने से पहले कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। आलिया, मैं चाहता हूं कि तुम जाकर घायल ग्रामीणों को ठीक करो। निकिता और मैं भूतों को बाहर निकालेंगे। समझा? जी श्रीमान। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने खुशी से जवाब दिया।
अपनी अपनी भूमिकाएं तय होने के बाद हमने तुरंत कदम बढ़ा दिए। मैं तेजी से आसमान से नीचे उतरा और फिर हाथ बढ़ाया। अग्नि की माँ, मेरे लक्ष्य पर विस्फोट करो। भड़कीली गेंद। मेरी हथेली के सामने एक जादुई 2 परत की संरचना निर्मित हुई, जिसमें केंद्र में एकत्रित ज्वाला की एक धारा संघनित हुई और फिर ज्वाला का एक विशाल गोला बन गई, जो उल्कापिंड की तरह आकाश से नीचे गिर गया। फसलों को नष्ट कर रहे भूत प्रेत वहीं रुक गए, क्योंकि उन्हें हवा गर्म महसूस हुई। उन्होंने आसमान की ओर देखा। उसी समय आग का गोला उनके सिर पर गिरा और उन्हें तुरंत राख में बदल दिया। अन्य गोबलिन घबरा गए जब उन्होंने देखा कि उनकी प्रजाति के अन्य लोग राख में बदल गए हैं और जंगल में वापस जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाँ, क्या तुमने सचमुच सोचा था कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी? निकिता उनके पीछे एक ऐसी मुस्कान के साथ प्रकट हुई जो वास्तविक मुस्कान नहीं थी। आकाश में बर्फ से बने कई भाले प्रकट हुए और उसके पीछे मंडराने लगे। उसकी उंगली के एक ही झटके से भाले बहुत तेज गति से आगे की ओर निकल गए। गगाह गहाक गहा। बर्फीले भालों ने एक ही झटके में उनके सिर में छेद कर दिया और उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा तुरंत जम गया, जिससे हर एक भूत की चीख गूंज उठी। इसी बीच आलिया धीरे धीरे एक युवक के पास पहुंची जो घुटनों के बल बैठा था और अपना दाहिना कंधा पकड़े हुए था। उसका चेहरा दर्द से तमतमा रहा था। ये वही आदमी था जिसका कंधा भूतों द्वारा पहले फेंके गए भाले से छलनी हो गया था। जैसे ही वह करीब आई, गांव वालों ने थकी हुई निगाहों से उसकी ओर देखा। कृपया चिंता न करें, हम शांति से आए हैं। उद्धरण चिन्ह, उसने नर्म और कोमल आवाज में कहा। आलिया धीरे से नीचे बैठ गई और उसके हाथ हरे रंग की रोशनी से हल्के से चमक उठे। फिर उसने उस आदमी के कंधों को छुआ। उसका चेहरा रहस्यमय महिला की उपस्थिति से चुकंदर की तरह लाल हो गया, जो उसके इतने करीब थी कि वह उसके शरीर से निकलती अच्छी खुशबू को आसानी से सूंघ सकता था। वह संभवतः सबसे खूबसूरत महिला थी जिसे उसने कभी देखा था। जल्द ही उसके कंधे पर घाव बंद हो गया क्योंकि खून बहना बंद हो गया। इसके बाद आलिया खड़ी हो गई और वहां मौजूद ग्रामीणों को ध्यान से देखने लगी कि क्या उनमें कोई अन्य घायल भी है। ग्राहक, मैंने अपनी तलवार से उस भूत के पेट को चीर दिया और उसे तुरंत मार डाला। यह मेरे द्वारा किया गया आखिरी वार था। ग्राहक, निकिता ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। ठंडी हवा का एक झोंका आया जिससे भूत का शरीर जम गया। लगता है उसने बाकी बचे एक भूत को भी बाहर निकाल दिया है। अब कम से कम अभी तो सब ठीक होना चाहिए। भूतों का ध्यान रखने के बाद गांव वाले निश्चिंत थे। उनमें से एक बुजुर्ग महिला, जिसके लंबे लहराते सफेद बाल थे और जिसकी उम्र 30 के आसपास लग रही थी, आगे बढ़ी और सिर झुकाकर हमारे पास आई। जरूरत के समय में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, महिला ने साफ और कोमल आवाज में कहा। बोलने से पहले मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं, हम तो बस अपना काम कर रहे थे, कृपया इसकी चिंता मत कीजिए, मैंने जवाब दिया। आलिया और निकिता दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। ओह, आप कितने विनम्र हैं। उस स्थिति में क्या मैं यह मान सकता हूँ कि आप ही वे साहसी लोग हैं जिन्हें हमने उन गंदे भूतों से छुटकारा पाने के लिए नियुक्त किया है? हाँ, हमने आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। अब यदि आप बुरा न माने तो क्या आप हमें स्थिति समझा सकते हैं? जरूर, कृपया हमें किसी आरामदायक जगह पर बात करने दीजिए। उद्धरण चिन्ह, उसने कहा। जैसे ही वह अपनी पीठ मोड़कर दूर स्थित एक लकड़ी के घर की ओर चली गई, मैंने पीछे हटती हुई उसकी आकृति के पीछे जाने से पहले आलिया और निकिता से नजरें मिलाई। तारानकन तारानकन तारानकन। अब हम एक बड़ी गोलाकार लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठे थे। आलिया मेरे दाहिनी ओर बैठी थी जबकि निकिता मेरे बाईं ओर बैठी थी। वह महिला जिसने अपना परिचय गांव की मुखिया मिस आटना के रूप में दिया। चाय एक युवा लड़की द्वारा तैयार की गई थी जो मिस आटना की रिश्तेदार लगती है। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि हाल ही में हमारे गांव में क्या क्या हुआ है। आटना ने चाय का प्याला मुंह से लगाते हुए कहा। उसके अनुसार पिछले 2 हफ्तों से उनके गांव पर भूत प्रेतों का हमला शुरू हो गया था। दिन में भूत प्रेत प्रकट होते और उनकी फसलों को तबाह कर देते, सारी सब्जियां नष्ट कर देते और खेत को नष्ट कर देते। ये सबसे बुरी बात नहीं थी, ये भूत रात में भी आते थे और युवतियों तथा बच्चियों का अपहरण कर उन्हें जंगल में ले जाते थे। जब भी कोई उनका जंगल में पीछा करता था तो वे लगभग तुरंत ही उनकी दृष्टि खो देते थे। कई महिला ग्रामीणों को पहले ही भूतों द्वारा अपहरण कर लिया गया था और वे फिर कभी नहीं देखी गई। वह कहानी सुनकर मेरी भौहें गहरी और अप्रिय सी खींच गई। आलिया और निकिता के चेहरे पर भी अप्रिय भाव थे। क्योंकि वे दोनों महिलाएं थीं, इसलिए मुझे लगता है कि वे कल्पना कर सकती थीं कि उन भूतों द्वारा उन्हें ले जाना कितना अप्रिय रहा होगा। मुझे आश्चर्य है कि वे महिला ग्रामीणों को क्यों ले जाते रहते हैं। मैंने जोर से आश्चर्य व्यक्त किया। गोब्लिन मानव सदृश प्राणी हैं, इसलिए वे अपनी जनसंख्या बढ़ाने
के लिए मानव मादाओं से बच्चे पैदा करना पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। निकिता ने समझाया। उसकी आवाज सामान्य से ज्यादा ठंडी हो गई। अरे रुको, क्या ये बुरा नहीं है? उन भूतों द्वारा उन्हें ले जाए हुए 2 सप्ताह हो चुके हैं। उनके अभी भी ठीक होने की संभावना बहुत कम लगती है। उन्हें ढूंढना भी बहुत मुश्किल होगा। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, यह आसान नहीं होगा। चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा। आलिया ने कहा कि इससे पहले कि उसका शरीर अचानक हवा में बदल जाता और सभी की नजरों से ओझल हो जाता, इससे आटना और उस युवा लड़की की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। हे भगवान, अभी जो महिला थी, क्या वह आत्माओं में से एक थी? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वास्तव में वह एक महान आत्मा है। मैंने उससे सही करते हुए कहा। मुझे लगता है कि मैं उनके स्थान का पता लगाने का काम आलिया पर छोड़ सकता हूँ। मुझे यकीन है कि अगर वह है तो वह इसे संभाल सकती है। हम दिखावा करो। मुझे लगा कि मैंने निकिता को कुछ बुदाते सुना है, लेकिन जब मैंने अपना सिर उसकी खैर, मुझे लगता है उनकी प्रतिद्वंद्विता नहीं बदली है। मैं बस एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दे सका। खैर, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जो युद्ध करने में सक्षम हो? मैंने उत्सुकता से पूछा। गांव जंगल से ठीक पहले है। घुमाया तो वह मुंह फेर कर चली। अगर यहाँ कोई भी युद्ध करने में सक्षम नहीं था, तो ये गांव अब तक कैसे बचा रहा? जंगल के अंदर भूतों के अलावा और भी खतरनाक जीव थे। मैंने गांव वालों को देखते हुए आसपास किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसे युद्ध का अनुभव हो। तो अब तक उन्होंने राक्षसों से कैसे निपटा होगा? निकिता भी इसी बात को लेकर उत्सुक लग रही थी। उसने अपनी लाल आंखें सिकुड़ते हुए आटना को घूरा। खैर, उनमें से कुछ थे, लेकिन जब गोबलिनों ने हमला किया और महिलाओं का अपहरण कर लिया, तो उनमें से कई गोबलिनों के पीछे चले गए और अभी तक वापस नहीं लौटे। उसने समझाया। एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक उदास भाव तैर गया। मैं समझ गया। मैंने कमरे को पढ़ते हुए अपनी जुबान संभाल ली। मुझे लगता है कि शायद उसके पास कोई ऐसा था जिसे वह बहुत प्यार करती थी, उन लोगों में से जो अभी तक वापस नहीं आए हैं। निकिता भी कमरे को पढ़ते हुए चुप रही। तारानकन तारानकन तारानकन। गांव से कुछ किलोमीटर दूर डेकी जंगल के अंदर हवा में नाचते लंबे रेशमी हरे बालों वाली एक अकेली महिला पेड़ की शाखा पर खड़ी दिखाई दे रही थी। वह महिला निश्चित रूप से आलिया थी। उसकी पन्ना जैसी आंखों ने कुछ भूतों को देखा था, लेकिन उन्हें तुरंत नष्ट करने के बजाय उसने पेड़ों से चुपके से उनका पीछा करना चुना। लगभग 20 मिनट तक उनका पीछा करने के बाद वे एक गुफा में पहुंचते हैं, जो पेड़ों से बड़े करीने से छिपी हुई थी। गॉब्लिन धीरे धीरे प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। आलिया उनके पीछे चलने का प्रयास करती है, जब अचानक आह, हमारी मदद करो! अंदर से चीख की आवाज आई। 3 बुजुर्ग भयभीत भाव से दौड़ते हुए बाहर आए। इससे भूत प्रेत चौंक गए। आलिया भी इस अचानक घटना से चौंक गई। हालांकि उसकी तीखी पन्ना जैसी आंखें सख्त हो गईं क्योंकि उसने पुरुषों के पीछे से आती एक शक्तिशाली आभा को महसूस किया। तभी एक बड़ी परछाई झपट्टा मारती हुई नीचे आए और उस जीव का विशाल मुंह खुल गया। पीछे भाग रहे व्यक्ति ने एक तीखा दंत देखा, जिसे उस जीव ने निगल लिया था। शेष बचे 2 व्यक्ति बाहर की ओर भागे। उन्होंने अपने रास्ते में आने वाले भूतों की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे गुफा से बाहर निकल गए और जंगल में भागने का प्रयास किया। विशालकाय प्राणी ने दोनों व्यक्तियों का पीछा करने से पहले गोबलिनों को खा लिया। एक बार जब जीव बाहर निकल गया तो आलिया अब आसानी से जीवों की विशेषताओं को देख सकती थी और जो उसने देखा उससे आश्चर्यचकित थी। एक काला सांप। वह धीरे से बुदबुदाई। उस जीव को देखते ही उसकी पन्ने जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। दरअसल वो काली त्वचा वाला एक विशाल सांप जैसा जीव था और उसके भयानक शरीर का आकार आसानी से 40 सेंटीमीटर था। उसने अपनी सरीसृप जैसी आंखों से उन दोनों व्यक्तियों को देखा और अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर फुफकारने लगा। काले सांप ने उन दोनों व्यक्तियों को ऐसे घूरा जैसे किसी जानवर को अपना भोजन मिल गया हो। फिर वह उन दोनों व्यक्तियों का पीछा करते हुए जिगजैग पैटर्न में घूमने लगा जो जंगल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसने उन्हें निगलने के लिए अपना विशाल मुंह खोला, लेकिन उनके पीछे घनीभूत हवा से बनी एक ढाल प्रकट हुई और लंबे हरे बालों वाली एक महिला प्रकट हुई। अध्याय 89। आप मौत को न्योता दे रहे हैं। दोनों पुरुषों की आंखें चौड़ी हो गई जब उन्होंने देखा कि आलिया ने सांप की गति को रोक दिया है। उसके लंबे हरे बाल हल्के से लहरा रहे थे जब वह पीछे मुड़ी और कठोर भाव के साथ अपने पीछे खड़े पुरुषों का सामना किया। अरे, तुम दोनों शायद यहाँ से उत्तर वाले गांव से हो? उसने पूछा। इस पर पुरुष सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दे पाए। दोनों से पुष्टि पाकर आलिया के चेहरे पर और भी गंभीरता आ गई। काला नाग एक खतरनाक राक्षस था,
यदि कोई इस दुनिया के सबसे घातक राक्षसों की सूची बनाए तो आलिया को यकीन था कि काला नाग 10वें स्थान पर होगा। उनका जहर इतना शक्तिशाली था कि वह एक पूर्ण विकसित इंसान को कुछ ही मिनटों में मार सकता था, और उनकी गति और पुनर्योजी क्षमताएं उन्हें और भी डरावना बनाती हैं। यहाँ तक कि आलिया जैसे व्यक्ति के लिए भी दूसरों की रक्षा करते हुए एक काले नाग से निपटना कठिन होगा। आह, क्या यह अब भी डी रैंक मिशन है? उसने लंबी सांस लेकर सोचा। मैं समझ गया। उस स्थिति में मेरे पीछे रहो और उस स्थान से हिलना मत। वह चिल्लाई जैसे ही वह काले सांप का सामना करने के लिए तैयार हुई। काला सांप आलिया पर सावधानी से फुफकारता है। ऐसा लगता है कि उसे एहसास हो गया था कि उसका मुकाबला एक मजबूत दुश्मन से है और वह आलिया को घूर रहा था। जल्द ही उसने अपना बड़ा मुंह खोला और आलिया को पूरी तरह से निगलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि काला सांप ऐसा कर पाता आलिया सांप से बचते हुए हल्के छलांग लगाकर भाग गई। वह हवा में ऊंची छलांग लगाती हुई काले सांप के सिर के ऊपर आसानी से दिखाई देने लगी। तभी उसी क्षण आकाश में हरे प्रकाश के अनगिनत गोले प्रकट हुए। आलिया, जिसकी आकृति अब काले सांप के सिर से कुछ मीटर ऊपर मंडरा रही थी, ने हल्के से अपना हाथ नीचे की ओर हिलाया और मानो उसके इशारे का जवाब देते हुए प्रकाश के गोले काले सांप की ओर तेजी से नीचे की ओर गिर पड़े। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मानो सांप को अपने सिर पर मंडरा रहे खतरे का आभास हो गया हो। काला सांप टेढ़े मेढ़े पैटर्न में रेंगता हुआ प्रकाश के गोले को आसानी से चकमा देता हुआ चला गया। बूम 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 बूम। जब गोली धरती से टकराए तो एक भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, विस्फोट हुआ और मिट्टी उखड़ गई, जिससे हल्की सी मोटी धूल का बादल उठ गया। आलिया ने अपनी पन्ने जैसी आंखें सिकोड़कर आसपास का नजारा देखा। वह सर्प मेरी सोच से कहीं अधिक चतुर है। वह धूल को धुएं के आवरण के रूप में प्रयोग कर रहा है। एक सामान्य राक्षस इतना बुद्धिमान नहीं होगा कि ऐसी योजना के बारे में सोच सके, उसने सोचा। उसने इस तरह के राक्षस के खिलाफ अपनी सतर्कता बढ़ाने का फैसला किया। आलिया ने उन जगहों पर ध्यान केंद्रित किया जो अभी भी मोटी धूल से ढकी हुई थी, उसकी दृष्टि को धुंधला कर रही थी। तभी अचानक उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। धूल के भीतर से दो जोड़ी लाल सरीसृप जैसी आंखें चमक उठीं। काले सांप का विशाल शरीर बाहर निकला, एक बार फिर उसे पूरा निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छी, कितना कष्टप्रद प्राणी है। आलिया एक ही चाल में दोबारा फंसने वाली नहीं थी। उसने काले सांप को घूरते हुए घृणा से बुदबुदाया। जैसे ही सांप का विशाल शरीर उसकी पहुंच में आया, उसने काले सांप की ओर हवा का एक झोंका छोड़ा। हालांकि सांप ने कुशलता से अपने विशाल शरीर को हवा में घुमाकर हवा के झोंके को आसानी से चकमा दे दिया। आलिया आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सकी। ये स्पष्ट था कि उसका सामना किसी साधारण जीव से नहीं था। हालांकि निराशा या हतोत्साह महसूस करने के बजाय उसने अपने सामने मौजूद इस शत्रु को खत्म करने की तीव्र इच्छा महसूस की। उसके आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया। उसकी पन्ने जैसी आंखें तेज हो गईं और उसके गुलायम चमकदार गुलाबी होंठ हल्की मुस्कुराहट में ऊपर की ओर मुड़ गए। काले सांप का शरीर थोड़ा सा हिलता है, क्षणिक भय से उसका शरीर पीछे हट जाता है, लेकिन हिस काला सर्प फुफकारता है, मानो ऐसी भावनाओं को दूर भगाना चाहता हो, और सीधे आलिया की ओर बढ़ता है जो अभी अभी धरती पर उतरी थी। उसका विशाल शरीर अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों को रौंदता हुआ आलिया की ओर सीधा बढ़ता है। उसके पीछे खड़े दो बुजुर्ग शायद उस दूरी से लड़ाई में घसीटे जाएंगे। यही सोचकर आलिया आगे बढ़ी। हाँ, क्या? दोनों व्यक्तियों ने आश्चर्य से आवाज निकाली, क्योंकि उन्हें अचानक तैरने जैसा एहसास हुआ। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके पैरों के नीचे की जमीन उनकी निगाहों में दूर होती जा रही है। इससे पहले कि काला सांप उन तक पहुंच पाता, आलिया उनके पीछे प्रकट हुई और हवा में छलांग लगाने से पहले उनकी शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया। अब वे जमीन से लगभग 60 मीटर की दूरी पर थे। उनके पैरों के नीचे एक गोलाकार पारदर्शी अवरोध था जिसका व्यास 20 मीटर था। संभवतः आलिया ने इसे पैर जमाने के लिए बनाया था। आलिया ने काले नाग के विशाल शरीर की ओर एक तेज हवा का झोंका फेंका। आसमान से आने वाले हमले को भांपते हुए काले नाग ने पेड़ों को ढाल बनाकर तुरंत उन्हें झाड़ दिया। ये देखकर आलिया ने न चाहते हुए भी आंखें चौड़ी कर लीं। धमाका! जंगल में भयंकर कंपन होने लगा, क्योंकि पेड़ एक के बाद एक गिर रहे थे। काले सर्प का विशाल शरीर अपने रास्ते में आने वाले पेड़ों को काट रहा था। वह एक बार फिर ऊपर की ओर देख रहा था, अपने चौड़े मुंह से फुफकार रहा था। उसके गाल फूल गए थे और वह स्पष्ट शत्रुता के साथ आलिया को देख रहा था।
ऐसा लगता है कि हमारा छोटा दोस्त किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, आलिया ने हाथ जोड़ते हुए सहजता से कहा। दोनों आदमी असमंजस में उसे देखते रहे। हालांकि हालात खराब थे, फिर भी वह शांत और बेपरवाह बनी रही। क्या आप कुछ कर सकते हैं? छोटे भूरे बालों वाला लगभग 30 साल का एक आदमी पूछा। उसकी आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी, क्योंकि वह आलिया को उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। दाढ़ी वाले चेहरे और गंजे सिर वाला दूसरा अधेड़ आदमी भी उम्मीद भरी नजरों से आलिया को देख रहा था। सच कहूं तो ये लोग मुझ जैसी संकटग्रस्त छोटी सी युवती से सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं। कितने दयनीय हैं, आलिया ने सोचा। हल्की सी आह भरते हुए उसने अपनी ठंडी पन्ने जैसी आंखें उस काले सांप की ओर घुमाई जिसके गाल इतने बड़े थे कि वे आसानी से गुब्बारे की तरह फट सकते थे। आलिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जैसे उसकी हथेली पर हरी रोशनी एकत्रित हो रही थी। लगभग 10 मीटर व्यास का एक विशाल हरा प्रकाश गोला प्रकट हुआ और उसने उसे जबरदस्त गति से सांप की ओर फेंका। मानो उसके अचानक हमले का जवाब देते हुए काले सांप ने अपने मुंह से भारी मात्रा में काला तरल पदार्थ उगल दिया। हरे रंग का प्रकाश का गोला काले तरल पदार्थ से टकराया। एक तेज रोशनी की चमक ने उनकी आंखों को भर दिया। हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ। प्रकाश का गोला धीरे धीरे गायब हो गया, मानो काला तरल पदार्थ जलकर राख हो गया हो। तभी वह काला तरल पदार्थ आलिया और उसके पीछे से घबराए हुए 2 आदमियों की ओर बढ़ रहा था। आह, कितनी परेशानी की बात है, मैंने नहीं सोचा था कि इसमें ऐसा कुछ होगा। आलिया ने सहजता से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सामने एक चौकोर आकार का हल्का पारदर्शी अवरोध प्रकट हुआ, लेकिन जिस स्थान पर काला तरल स्पर्श था वह धीरे धीरे पिघलने लगा। अवरोध टिमटिमाने लगा, धीरे धीरे गायब हो गया। सौभाग्य से एसिड जैसा काला तरल पदार्थ भी अवरोध के साथ गायब हो गया, लेकिन आलिया की आंखें खतरनाक रूप से चमक उठी, क्योंकि वह ऊपर से काले सांप को घूर रही थी। ठीक है, अगर तुम इतनी बुरी तरह से मौत को आमंत्रित करते हो तो मैं तुम्हें वही दूंगा, मैं तुम्हें मृत्यु का आशीर्वाद दूंगा, आलिया ने धमकी भरे लहजे में कहा। उसका दुबला पतला शरीर अचानक हरे रंग की आभा से आच्छादित हो गया। उसके शरीर के चारों ओर इतनी जादुई शक्ति घूम रही थी, मानो हवा का रुख बदल रही हो। उसके कभी मुलायम चेरी जैसे होंठ हल्के हरे रंग के हो गए, जो ऊपर की ओर अर्धचंद्राकार आकार में मुड़ गए, जिससे एक सुंदर मोहक मुस्कान की छवि उभरने लगी। उसके माथे पर एक हरे रंग का निशान दिखाई दिया, प्रतीक में 2 तितलियों के पंखों जैसी आकृति थी। उसी समय उसकी छोटी पतली पीठ के पीछे हरे प्रकाश से बने लगभग 20 मीटर लंबे तितली जैसे 2 पंख उभर आए। उसका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा और आकर्षक होता गया। अब वह लगभग 20 साल की महिला जैसी लग रही थी, अलौकिक और खूबसूरत। दोनों पुरुष उसकी देवी जैसी सुंदरता को देखकर अनजाने में ही अपनी लार टपकाने से खुद को रोक नहीं पाए। ये वह मूल शक्ति थी जिसे आलिया ने हारुतो के साथ अनुबंध करने के बाद अपने पास सुरक्षित कर लिया था। उसकी अधिकांश शक्ति को नष्ट कर देने के बाद उसके पास उसकी मूल शक्ति का केवल एक अंश ही शेष रह गया था। आलिया को औपचारिक रूप से विश्व में दूसरी सबसे शक्तिशाली पवन उपयोगकर्ता के रूप में जाना जाता है, जो पवन देवी हेरा के बाद दूसरे स्थान पर है। हुश हुश हुश, तेज हवा की आवाज गूंजने लगी और साफ नीला आसमान कुछ ही सेकंड में अंधेरा हो गया। हवा के तेज बहाव से पेड़ हवा में उड़ने लगे और जमीन टूट गई। यह एक ऐसी आपदा की शुरुआत थी जो निश्चित रूप से इस जंगल की संरचना को एक लंबे दशक तक बदल देगी। तारानकन तारानकन तारानकन। कुछ समय पहले आलिया ने अपनी बंधन मुक्त कर दी थी। हमने अभी अभी लेडी आर्टेना के साथ अपनी चर्चा समाप्त की है। निकिता और मैं आराम से गांव में घूम रहे थे। यहाँ का माहौल अभी भी थोड़ा तनावपूर्ण लग रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण अभी भी लापता हैं। मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आलिया की तलाश में प्रगति हो रही हो। मालिक, उद्धरण चिन्ह। निकिता अचानक रुकते हुए चिल्लाई। उसकी आंखें दूर तक गहरी निगाहों से घूर रही थीं, जबकि उसकी 9 सिल्वर फॉक्स पूंछें उसकी पीठ के पीछे शान से हिल रही थीं। क्या हुआ निकिता? मैंने उत्सुकता से अपना सिर झुकाते हुए पूछा। कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे खतरा महसूस हो रहा है। जंगल में एक खास दिशा में देखने से पहले उसने एक असामान्य गंभीर स्वर में कहा। उसकी 9 पूंछें अचानक उभर आईं और उसकी लाल आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। मैंने भी अपनी नजरें उस तरफ घुमाईं, लेकिन मुझे उस इलाके में कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन फिर मुझे अपने हाथ के पीछे तेज दर्द महसूस हुआ। गुरुजी, क्या हुआ? निकिता ने घबराई हुई आवाज में मुझे पुकारा। जब मैंने अपना हाथ पीछे की ओर घुमाया तो वहां एक प्रतीक चमकता हुआ दिखाई दिया।
क्या ये वही निशान नहीं है जो पहले आलिया के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय दिखाई दिया था? इसे क्या हो रहा है? उस दिन से यह चमक नहीं रहा है या इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया है? तो क्यों? क्या आलिया को कुछ हुआ होगा? उस बुरे पूर्वाभास से मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैं जंगल में भाग गया। मास्टर रुको। मैंने अपने पीछे से निकिता की घबराई हुई आवाज सुनी, लेकिन फिलहाल मेरे पास उस बारे में सोचने का समय नहीं है। अध्याय 90 आध्यात्मिक कलाओं की सच्ची शक्ति। हुश हुश हुश। आकाश जोर से चीख रहा था और नीचे का जंगल लगातार हिल रहा था, क्योंकि प्रचंड हवा जंगल में सर्पिल आकार में बह रही थी। जो पेड़ लगभग 80 सेमी ऊंचे थे, वे धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे। जंगल की संरचना बदलने के कारण पास का पहाड़ हिंसक रूप से हिलकर टूट गया। धूल का एक गुबार उठा, जिसने नीचे जंगल की जमीन को अवरुद्ध कर दिया और जबरदस्त हवा के दबाव से तरह तरह के पत्थर और मलबा उड़कर नीचे आ गया। इस विनाश के केंद्र में एक प्राकृतिक आपदा का संकेत था। लगभग 600 फीट लंबा और लगभग 400 सेंटीमीटर चौड़ा एक विशाल बवंडर। बवंडर के ऊपर एक खूबसूरत परी जैसी सुंदरता थी, जिसके लंबे लहराते हरे बाल हवा में नाच रहे थे। उसने एक लंबा खूबसूरत गाउन पहना था जो तरह तरह के चांदी के रत्नों से जड़ा था। उसकी पीठ पर तितली जैसे 2 लंबे पंख थे जो पूरी तरह से उसकी अपनी जादुई शक्ति से बने थे। अपने आसपास का नज़ारा देखते हुए उसकी पन्ने जैसी आंखें चमक रही थीं। जब उसकी पन्ने जैसी आंखें 2 जोड़ी लाल सरीसृप जैसी आंखों से मिलीं, तो उसके मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बड़ी खूबसूरती से अपने हरे रंग से रंगे चिकने चमकदार होठों पर हाथ रखा और उसके मुंह से एक छोटी सी फुफुफु निकली। आरा, मुझे इतनी शक्ति छोड़े हुए बहुत समय हो गया है, कृपया मुझ पर इतनी जल्दी मत मरना। उद्धरण चिन्ह, उसने प्रसन्न स्वर में कहा। उसका भाव मोहक था। आलिया की शक्ति देखकर काले सांप की आंखें हल्की सी तेज हो गईं। उन सरीसृप जैसी आंखों में भय और थकान के साथ साथ एक तीव्र विस्मय भी दिखाई दे रहा था। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वह इतनी आसानी से नीचे जाने को तैयार था। ये देखकर आलिया ने अपना सिर हिलाया, मानो वह बहुत संतुष्ट हो। फुफुफु, बहुत बढ़िया, लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी लड़ने का जज्बा बाकी है, यह अच्छी बात है। वह मन ही मन बुदबुदाए। क्या क्या हो रहा है? भूरे बालों वाला आदमी अचानक चिल्लाया, अपने आसपास नजर दौड़ाते हुए। उसे बस जंगल से अनगिनत पेड़ उखड़कर ऊपर उठ रहे थे और धूल का गुबार सर्पिल आकार में आसमान ऊंचा उठ रहा था। वह सचमुच अपने आप को चुटकी काट कर देखना चाहता था कि वह सपना देख रहा है या नहीं, लेकिन उसकी त्वचा पर पड़ती तेज हवा और उसकी आंखों में घुसती धूल की चुभन उसे एक साधारण सपना लगने के बजाय वास्तविक लग रही थी। वह जीवन भर उस हरे बालों वाली सुंदरी के करीब ही रह सकता था। दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र का आदमी भी अपनी आंखों से सवाल कर रहा था। वह इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था कि यह हकीकत है। वह कुछ इस तरह बुदबुदाता रहा, ऐसा नहीं हो सकता, यह कोई बुरा सपना होगा। ये सही है कि मैंने कल रात बहुत ज्यादा शराब पी ली होगी। आलिया की आंखों में उसका भाव सचमुच दयनीय लग रहा था, जिसने पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा था। आह, तुम दोनों मेरे पीछे रहो, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसने समझाया। फिर उसने अपनी नजरें उस सांप पर घुमाई जो अपने सिर से बहुत ऊपर उठ रहे बवंडर में न फंसने की पूरी कोशिश कर रहा था। आलिया ने अपना चिकना दूधिया सफेद हाथ आगे बढ़ाया, तो आत्मिक कलाओं से बनी 2 जोड़ी तलवारें हवा में प्रकट हो गईं। दोनों ने अपनी स्थिति बदली और सीधे उस जगह की ओर इशारा किया जहां काला सांप छिपा हुआ था। चुप चुप, और उसकी उंगलियों के एक झटके से दोनों तलवारें धनुष से निकले तीर की तरह आगे की ओर निकल गईं। प्रचंड हवा के पीछे का बल दोनों तलवारों के बल के पीछे त्वरण की गति को और बढ़ा देता था। जल्द ही वे हरे प्रकाश के 2 खूबसूरत चाप बन गए। दोनों ने पल भर में 500 मीटर की दूरी तय कर ली और रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों को चीरते हुए निकल गए। ग्राग, काले सर्प ने एक अजीब सी आवाज निकाली। जब उसके शरीर में 2 तलवारें घुस गई और वह एक पेड़ की तने पर जा लगा, उसका काला खून पेड़ की छाल पर फैल गया। उसकी लाल आंखें हल्की सी झपक रही थीं जब वह आलिया को स्पष्ट घृणा से घूर रहा था। काले सांप ने अपना विशाल जबड़ा खोला और वहां एक अजीब सा तरल पदार्थ इकट्ठा हो गया। वह एक बिंदु पर इकट्ठा होकर आलिया की आकृति की ओर इतनी तेजी से झपटा कि नंगी आंखों से उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था। लेकिन आलिया ने उसी समय अपना दाहिना हाथ हिलाया। एक पेड़ का तना जो अब तक हवा नाच रहा था, हवा के दबाव से तुरंत हिल गया। मैं फिर से इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा, उसने सोचा। जैसे ही उसने हवा को नियंत्रित किया, वह बिखरे हुए पेड़ों की तनों के टुकड़ों को ढाल के रूप में अपनी ओर लाने लगी। अम्ल जैसे तरल पदार्थ का पेड़ के तने के साथ सीधा संपर्क हुआ और वे तुरंत पिघल गए, मानो उनमें धीरे धीरे क्षरण हो रहा हो।
ये कितना भयानक हमला है। अगर मैंने निकट युद्ध में शामिल होने का प्रयास किया होता और उसने मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल किया होता तो मैं वास्तव में बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था, खासकर जब मुझे इन दोनों की रक्षा करनी होती। आलिया ने मन ही मन सोचा। फिर उसने बवंडर को एक तरफ कर दिया ताकि तेजाब के हमले से बच सके, क्योंकि वह पेड़ों के तनों को जलाकर राख कर चुका था। काला सांप उस पेड़ के तने से, जहां उसे फंसाया गया था, गुस्से से भरी निगाहों से आलिया को घूरता रहा। ऐसा लग नहीं रहा था कि उसके पास आक्रमण का कोई और साधन था। मुझे मानना होगा कि आप एक मनोरंजक प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन हमारा समय समाप्त हो गया है। अब अलविदा, आलिया ने कहा और अपने हाथ मुट्ठी में बंद कर लिए। ये छोटा सा इशारा काले नाग के अंत का संकेत देता है। उसके इशारे का अनुसरण करते हुए बवंडर आगे बढ़ गया और काले सर्प तथा बवंडर के शरीर के बीच की दूरी पूरी तरह कम हो गई। बिना किसी प्रतिरोध के काले सर्प का पूरा शरीर पेड़ के साथ साथ बवंडर में समा गया। अब मर जाओ, मौत का तूफान, आलिया ने ठंडी आवाज में कहा। बवंडर के अंदर हवा के अनगिनत ब्लेड काले सांप के शरीर को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से हर दिशा में काट रहे थे। काले नाग का खून आसमान से बारिश की तरह बरस रहा था। उसी समय काले बादल छंट गए और बादलों के छोटे छोटे अंतरालों के बीच से सूर्य की किरणें छनकर आने लगीं। मुझे अपना क्षीण हुआ मन पुनः प्राप्त करने के लिए बाद में हारुति के साथ कुछ और समय बिताना होगा। वह अपने होठों को मोहक अंदाज में चाटते हुए बुदबुदाई। बवंडर आखिरकार थम गया और उसका विशाल आकार तेजी से कम होने लगा। जंगल ने आखिरकार अपनी स्थिरता वापस पा ली थी। हालांकि उस खूबसूरत जंगल की विशाल हरियाली अब सूखी मिट्टी और धूल के बादलों से भरी एक जमीन से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक हवा में फैली हुई थी। अगर प्रकृति माँ आसपास होती तो जंगल की इस हालत पर जरूर नाराज होती, लेकिन आलिया को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी पन्ने जैसी चमकती आंखों से खुशी से चारों ओर देख रही थी। आलिया और दोनों आदमी अंततः उस सूखी हुई मिट्टी पर आ गए थे जो अभी अभी आए बवंडर से उलट गई थी। आलिया का वयस्क शरीर तेजी से अपनी मूल किशोरावस्था में लौट आया। ऐसा लगता है कि मैं अपने मूल रूप में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। मेरे पास जितना समय है वह मेरे मन पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत थक गया हूँ, आलिया ने खुद से कहा। लेकिन तभी मिस, भूरे बालों वाला आदमी धीरे से पीछे से उसे पुकार रहा था। क्या है? उसने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। हमें पहले हमारी मुश्किल से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसने घबराए हुए स्वर में अपनी प्रशंसा व्यक्त की। ये देखकर आलिया ने अपना सिर हिलाया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि तुम उस गांव से थे, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, आलिया ने उदासीनता से कहा और अपनी नजरें दूर की ओर घुमा लीं। वहां नष्ट हो चुके जंगल के उत्तरी छोर से 2 आकृतियां उनकी दिशा में आ रही थीं। इसे पढ़ने के लिए शुक्रिया। हालांकि यह छोटा है, अगला अध्याय लंबा होगा और यहीं से शुरू होगा।